Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो आज का क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू दिस ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक यूनिवर्सल डोनर होता है और एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, डोनर वो जो सभी इंडिविजुअल्स को, चाहे वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, उसे ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, रेसिपिएंट मीन्स वो ब्लड ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स जो रिसीव कर सकते हैं किसी एक से ब्लड। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर जो हम कहते हैं वो हम किसे कहते हैं, मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ओ। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर क्या है, जो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और रेसिपिएंट जो होता है वो हमारे पास ए बी होता है। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शंस में, जैसे मैंने कहा ओ ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप, तो आपको ऑप्शंस में ओ ए बी ऐसे करके भी दे सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल डोनर और उसमें ऑप्शंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव करके दिया है, जैसे कि ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कि डोनर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोनर होगा हमारे पास यूनिवर्सल डोनर, दैट इज़ द ओ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल डोनर है दैट इज़ ओ नेगेटिव। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, इस चार्ट की हेल्प से आप देख सकते हैं ये डोनर के ब्लड टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये नेगेटिव का है, तो आप देख सकते हैं कि ये सबको जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ पॉजिटिव वाला जो होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव को देखा, जैसे कि ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव का सभी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है, बट जो नेगेटिव वाला है वो सबको देगा। ठीक है, वो सबको दे सकता है, चाहे ए पॉजिटिव वाले हैं चाहे नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट की अगर हम बात करें, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो हमारे पास है दैट इज़ द ए बी पॉजिटिव। देखिए ये सबसे रिसीव कर सकता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हम ए बी नेगेटिव की बात करें तो वो नेगेटिव से जो है वो ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। ठीक है, पेस मेकर हम किससे कहते हैं, पेस मेकर जो है वो हमारे हार्ट में जो है एक सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, जो समवेयर जो वो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं उनको सेंड करता है। ठीक है, सो दैट कि इंडिविजुअल का जो हार्ट है वो अपना हार्ट को जो है वो ब्लड पंप करता रहे। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहे। ठीक है, तो उस हार्ट की फंक्शनिंग के लिए उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसफ़र करता है वो करता है हमारे पास पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो वो कौन है हमारे हार्ट का, बंडल ऑफ हिज, ए वी नोड, परकिंजे फाइबर्स एंड एसए नोड। तो वो हमारे पास क्या है, एसए नोड्स। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड भी हम इसे कहते हैं, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो राइट एट्रियम में जो वो हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास पेस मेकर जो है। ठीक है, उसके बाद जो है ऐसे नोड से जो है वो ए बी नोड तक जाएंगी, और ए बी नोड जो है उनको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारे पास थ्रू द बंडल ऑफ हीट से पुरकिंचे फाइबर्स के थ्रू पूरा हार्ट के मसल्स में, और वो फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग वहाँ से मेंटेन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार्थोलिन्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वेजाइना, यूट्रस, ओवेरी एंड सर्विक्स। तो ये प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में, और वेजाइना में जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ओपनिंग है, जैसे कि ये छोटा सा ओपनिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों साइड से हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकोपीनिया। ठीक है, तो जो ल्यूकेमिया है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्लड कैंसर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या है हमारे पास, ब्लड कैंसर। ठीक है, इसमें कि इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है इन्फेक्शन से फाइट करने की वो कम हो जाती है। ठीक है, अनीमिया भी जो है वो हमारे पास जो है वो ये ब्लड डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, जो यहाँ पर एचबी का लेवल है वो हमारे पास कम हो जाता है। हीमोफीलिया इज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, हीमोफीलिया जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और जो ल्यूको पीनिया है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारे पास जो WBC वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। ठीक है, इसमें भी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट करने का जो
कैपेबिलिटी है बॉडी की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया यहाँ पर एक ऐसा जो डिसऑर्डर दैट इज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और मैं आपको बता देती हूँ हीमोफीलिया जो है कि जेनेटिकल एक डिसऑर्डर है जिसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारे ब्लड में होते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, वो यहाँ पर डेफिशिएंसी इनकी होती है, और ये जेनेटिकली है, ठीक है। बाई बर्थ बच्चे में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स उसके ब्लड में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसकी बॉडी जो है वो जब भी नीड होती है ब्लड क्लॉट करने की तो वो नहीं कर पाती है, ठीक है। जिसकी रिजल्ट की वजह से उस एक इंडिविजुअल की बॉडी में प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और कभी उसको कोई इंजरी होती है तो उसमें जो है वो डिफ़िकल्टी होती है क्लॉट्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है, और ट्रीटमेंट जो है वो इसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी विद द क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो उसमें जो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की रिप्लेसमेंट थेरेपी इसमें कर सकते हैं, और जो कंसंट्रेशन जो है वो हम इसमें मैनेज कर सकते हैं उसकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर की, सो दैट कि उसको जो ब्लीडिंग के जो एपिसोड्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन एंड होल जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐसा कोई क्योर नहीं है। ऑनगोइंग जो भी मेडिकल केयर है वो इतना जो एडवांसमेंट है उससे जो है वो हम एक इंडिविजुअल का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हीमोफीलिया के साथ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बस वो ट्रीट परमानेंट के लिए जो है वो हम इसको क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो हमारे पास जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो उसमें जो मेन मसल्स हैं जो इंस्पिरेशन के लिए जो काम करती हैं वो कौन सी मसल्स हैं? डायफ्राम, रेक्टस एब्डोमिनस, स्कैलिनस एंटीरियर एंड इंटरनल कोस्टल, ठीक है। तो ये सभी जो है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल्स में आती हैं, बट इंस्पिरेशन के टाइम पर कौन सी मसल काम करती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द डायफ्राम, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास डिफरेंट मसल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायफ्राम का डिफरेंट कलर कोडिंग यहाँ पर किया गया है। तो ये डायफ्राम है जो बिल्कुल आपको पिंक से कलर का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो वायलेट कलर में जो दिख रहा है ये हमारे पास जो है वो स्केलिनस मसल्स यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पर्पल से कलर में आपको दिख रहा है ये हमारे पास इंस्पायरेटरी इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और ये जो ग्रीन से कलर का है आपके पास ये हमारे पास एक्सपायरेटरी इंटरकोस्टल्स हैं, और ये येलो कलर का जो है दिस इज़ द एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो वो मसल्स हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। और ये लास्ट में येलो कलर में आप देख सकते हैं ये एक्सपायरेटरी एब्डोमिनल्स मसल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर जो है वो डायफ्राम जो है वो यूजुअली इंस्पिरेशन के टाइम पर हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब जो है वो इन्हेलेशन किया मींस इंस्पायर किया एयर को, ठीक है। तो उस टाइम पर जो है वो जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और जब एक्सेल करेंगे एयर को एक्सेल कर दिया फिर जो है वो डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, मूव्स अप, ठीक है। तो अगर अप होगा तो मीन्स वो रिलैक्स हुआ है, डाउन हुआ तो मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि इंस्पिरेशन पे कौन सा मसल्स जो है वो काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पोजीशन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। तो आईसीपी जब इंक्रीज हो जाता है तो हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, ठीक है। नॉर्मल आईसीपी जो एडल्ट्स में होता है वो हमारे पास 7 to 15 mm ऑफ एचजी होता है, ठीक है। 15 से ज़्यादा होगा तो हम उसको इंक्रीज आईसीपी में ले सकते हैं, बट अगर हमारे पास 20 से ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। और न्यूबॉर्न में जो नॉर्मल होता है वो हमारे पास 2 to 5 होगा mm ऑफ एचजी, और जो स्कूल गोइंग जो हमारे पास चाइल्ड होते हैं स्कूल एज के, ठीक है, उनमें जो है वो 5 to 10, ठीक है। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट नॉर्मल पैरामीटर्स हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर के। और यहाँ पर जो हम पोजीशन देंगे इंडिविजुअल को दैट इज़ द हेड एंड एलिवेटेड टू 30 डिग्री तक जो है उसको हम एलिवेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन ऑफ पीपीई, ठीक है। तो पीपीई का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, पेशेंट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। खुद की बॉडी को खुद को पर्सनली जो है वो हम प्रोटेक्ट करेंगे जिन इक्विपमेंट्स की हेल्प से उन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ, जैसे कि एक इंडिविजुअल है इन्होंने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो वियर किए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक इन्होंने हैट वियर किया है, सेफ्टी ग्लासेस वियर किए हैं, कंस्ट्रक्शन जो वेस्ट है वो वियर किया है, ग्लव्स वियर किए हैं, ठीक है, वर्क पैंट्स एंड प्रोटेक्टिव बूट्स जो है वो इन्होंने वियर किए हैं। ऑल दीज कम अंडर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़, ठीक है। तो अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तब नर्सिंग का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या बनती है, ठीक है। तो ऑप्शंस हम देखते हैं वन बाय वन। ऑप्शन ए हमारे पास है ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज, ठीक है। तो एक जो है वो हम पेशेंट का सैंपल लेते रहेंगे जब भी हम उसको कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने लगेंगे। हर एक यूनिट ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले हम उसका एक सैंपल जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट चिलिंग, ठीक है। तो जो ब्लड है उसको हम वार्म करेंगे सो दैट उसको जो है वो चिलिंग की प्रॉब्लम ना हो, ठंड ना लगे पेशेंट को, ठीक है। रन द ब्लड एट अ स्लोअर रेट, ठीक है। तो जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उसको स्टार्टिंग में स्लो करेंगे और ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा उसका स्पीड थोड़ा धीरे धीरे से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। देन मेंटेन पेटेंसी ऑफ द आईवी कैथेटर विद डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कही गई है दैट इज़ द ऑप्शन सी। जब भी हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के फ्यू मिनट्स में हम बिल्कुल स्लोली जो है वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फिफ्थ वाइटल साइन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फिफ्थ वाइटल साइन हम किसे कहेंगे इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ऑप्शंस देख लीजिए। मोटर रिस्पॉन्स, जिसमें किसी इंडिविजुअल का बॉडी की मूवमेंट चेक करेंगे। रिस्पॉन्स टू पेन, पेन के लिए रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बली वो कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। एंड प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ वाइटल साइन होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट का दैट इज़ द प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट, ठीक है। वैसे हमारे पास वाइटल साइंस हमारे पास आएंगे जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, पल्स चेक करेंगे, रेस्पिरेशन चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट, ये हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। और ये कैसे होगा मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। नॉर्मल लाइट में जो है जैसे कि नॉर्मल लाइट है तो यहाँ पर ये हमारे पास प्यूपिल का इतना डायलेट हुआ है, ठीक है। अगर ब्राइट लाइट का एक्सपोजर करते हैं तो हमारे पास जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और अगर डिम लाइट होती है तो प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है। तो ये अगर नॉर्मली करता है इंडिविजुअल तो दैट मीन्स कि उसका ये चीज़ प्रॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ फार्मर केम इन इमरजेंसी रूम, ठीक है। कोई फार्मर है वो इमरजेंसी रूम में आता है, ठीक है। एक फार्मर हमारे पास है जो इमरजेंसी रूम में आता है और उसका बीपी जो है वो 80/60 mm ऑफ HG है और उसको वॉमिटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स क्या इंडिकेट करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सीवियर डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन, रीनल फेलियर, एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को जो है वो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ है, सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट टीबिया, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल है जिसको जो है वो फ्रैक्चर हुआ है लेफ्ट टीबिया का, ठीक है। तो उसका जैसे फुट है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें टीबिया और फिबुला जो है वो हमारे पास बोन्स होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो उसको लेफ्ट फुट में जो है वो उसका टीबिया का फ्रैक्चर हुआ है और उसको जो है वो यूज़ कर रहा है क्रचेस को फॉर वॉकिंग, ठीक है। तो क्रचेस उसने होल्ड किया है और वो वॉकिंग के लिए उसकी हेल्प से वॉक करेगा। तो पेशेंट को जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर उसने क्रचेस को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया, ठीक है। और उसके लिए जो है वो हम उसकी रेगुलर असेसमेंट करेंगे। तो उसमें क्या चेक करते हैं, वेनस थ्रोम्बोसिस, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है, स्पॉन्डिलाइसिस। तो यहाँ पर जो होगा पेशेंट को दैट इज़ द रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। वो कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से जो है वो पेशेंट को रिस्ट ड्रॉप होता है क्योंकि बार बार जो है वो इंडिविजुअल यहाँ पर अपनी आर्म्स में जैसे वो क्रचेस को होल्ड करता है फिर चलेगा वो, ठीक है, उस पोजीशन को बना के, ठीक है। तो यहाँ पर उसका रेगुलर प्रेशर की वजह से जो है उसको जो है वो रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से उसका रिस्ट इस तरीके से हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। तो इसको जो है रिस्ट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए जैसे ये है तो उसको कुछ इस तरीके से जो है वो हम वियर करवाएंगे सो दैट कि उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें आ सके, ठीक है। तो रेडियल नर्व इंजरी की वजह से जो है वो रिस्ट ड्रॉप का केसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, रिस्ट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ विच नर्व। तो जैसे मैंने कहा रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये भी आपको एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आइडेंटिफाई दैट अ पॉलीट्रॉमा पेशेंट हैज़ गोन इनटू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो आपने जो है वो आपने आइडेंटिफाई किया कि एक पॉलीट्रॉमा पेशेंट मीन्स मल्टीपल ट्रॉमेटिक इंजरी किसी को हुआ है, ठीक है। तो वो जो है उसको क्या हुआ, वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला गया है। व्हेन आपने क्या उसमें ऑब्जर्व किया, ही डेवलप्स पेलर एंड साइनोसिस, यू हियर crackling sounds over the chest on auscultation, his respiratory rate goes up from
18 पर मिनट टू 30 पर मिनट, इतना इंक्रीज़ हो गया। और उसका जो ब्लड प्रेशर था वो भी फॉल हुआ 140/80 से 90/60 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे किस बेसिस के ऊपर कि पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ, जब उसकी बॉडी जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी में जो है वो साइनोसिस होना शुरू हो गई, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, साइनोसिस हो जाएगा, उसकी बॉडी जो पेलर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिग्निफिकेंट साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इज, ठीक है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो कंडीशन है वहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये यहाँ एसोफेगस से फिर हमारे पास जैसे स्टमक होता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पार्ट हमारे पास पाइलोरस होता है, तो उसकी स्टेनोसिस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो स्टमक का कंटेंट आगे पास ऑन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, बाइल इन द वॉमिट, ब्लड इन द वॉमिट एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये नॉर्मल पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स हैं, ठीक है, और ये जिसकी वजह से नॉर्मली जो है वो आगे की तरफ जो है कंटेंट पास होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो नैरोइंग हो जाती है और जिसकी वजह से जो है वो कंटेंट आगे पास नहीं हो पाएगा, जिससे इसे हम कहेंगे हाइपरट्रोफाइड पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी यहाँ पर हो जाती है जो पाइलोरिक एरिया की जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अर्ली इंडिकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्शियमिया, ठीक है। तो अगर हमें अर्ली इंडिकेशन देखना है बॉडी में, अगर हाइपोकैल्शियमिया हुआ है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, तो इंडिविजुअल की बॉडी में क्या साइन शो करता है, टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिंगर्स, डिप्रेस्ड रिफ्लेक्सेस, वेंट्रिकुलर डिस्ट्रीमियास, मेमोरी चेंजेस। तो यहाँ पर हमें जो हमारे फिंगर्स हैं उनमें एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरिंजियल कैंसर, ठीक है। अगर किसी को लैरिंजियल कैंसर है, ठीक है, लैरिंग्स का कैंसर अगर किसी को होता है, उसका सबसे जल्दी जो हम देखेंगे उसमें जो साइन एक मैनिफेस्टेशन जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या है, स्टोमेटाइटिस, ओरल जो हमारी कैविटी है, ठीक है, ओरल मिकोजा है उसका जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो, या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, हॉर्सनेस, वॉइस में चेंजेस आया है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हुआ है, डिस्फेज या डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, ठीक है। तो उसकी वॉइस जो है उसमें प्रॉब्लम आई है, वो बहुत ही जो है वो थोड़ा वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले थी सॉफ्ट और उसकी पिच जो थी वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्ली मैनिफेस्टेशन है लैरिंजियल कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया, ठीक है। सबसे कॉमन कॉज क्या है इंडिया में मैटरनल मॉर्बिडिटी का, अनेमिया, हैमरेज, अबॉर्शन एंड सेप्सिस। सो हैमरेज, ठीक है, अगर किसी का प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया के केसेस देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर जो है वो हमारा हैमरेज के केसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास एक कॉमन कॉज बन जाता है मैटरनल मॉर्बिडिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंस्टीट्यूट फंक्शंस एज फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे इंडिया में सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो हेल्थ जो इंस्टीट्यूट हैं जो फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह काम करते हैं वो क्या हैं, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड रीजनल हॉस्पिटल, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जो है वो उनको रेफ़र किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, ठीक है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट जहाँ पे किसी को कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट और जहाँ पर प्रॉपर थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट जिनको अच्छे से मिल पाएगा, ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिल पाएंगी, दैट इज़ द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ द सी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ HIV एड्स व्हाट लैबोरेटरी टेस्ट आर टेकन, ठीक है। तो HIV एड्स के लिए जो है वो हम अगर हमें देखना है कि इन्फेक्शन कितना है, कौन सी स्टेज पर है, कितना लेवल तक इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके लिए हम कौन सा लैबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस PPD, एलाइजा टेस्ट, CD4 HIV लोड या PCR। तो यहाँ हम क्या करेंगे, CD4 एंड HIV लोड, इसके थ्रू जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो कितना वायरस जो है वो किस स्टेज तक है और कितना डैमेज कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा फुल फॉर्म, ठीक है। तो आशा की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, ऑप्शंस आप देख लीजिए, एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ वर्कर, एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड एक्टिविस्ट सोशल हेल्थ प्रोवाइडर। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो ये हमारे पास है आशा की
फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राइस वाटर स्टूल, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा, तो वो हमारे पास टाइफाइड, कॉलरा, डाइसेंट्री, डायरिया। तो यहाँ पर कॉलरा, ठीक है, कॉलरा में जो है वो हमें राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। कॉलरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है दैट इज़ द विब्रियो कॉलरियाई, ठीक है। तो ये विब्रियो कॉलरियाई की हम वजह से होता है, हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये हमारे पास होगा जिसमें जो है वो स्टूल बिल्कुल राइस वाटर की तरह होता है, ठीक है। So this is all about the today's lecture. So आज जो भी हमने क्वेश्चन किए आप इन सबको अच्छे से सुनिएगा कंप्लीट, और जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें भी आप अच्छे से देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं डिटेल में जो है वो आपको उनके लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी, और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें जितना आपसे हो सके, ठीक है। थैंक यू।